हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व कराने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही मॉडल प्रश्न पत्र आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप पेपर देने जाने से पहले इस मॉडल प्रश्न पत्र को, जो कि मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं, इस क्लास को आप जरूर अंत तक कीजिएगा। ठीक है, आपको एक एक प्रश्न मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थी जो भी क्लास से जुड़ रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो फिजिक्स विषय का पेपर मिलने वाला है वो आपको 5 सेक्शन में मिलेगा, यानी 5 भागों में मिलेगा। सबसे पहले भाग के अंतर्गत आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि एक एक मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जैसे आपको मिलेगा भाग ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच कॉपी में ऐसे लिखेंगे सेक्शन ए। ठीक है, एक एक प्रश्न को सॉल्व करके आपको मैं दिखा रहा हूं। सेक्शन ए आप डालोगे यहाँ पर, और सेक्शन ए के बाद आप डालोगे इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 1। क्या डालोगे भैया? आंसर नंबर 1। भैया ऐसे ही बिल्कुल मैं कॉपी लिख रहा था अपना जब मैंने एग्जाम दिया 2016 में। ठीक है, और मुझे बढ़िया मार्क्स मिले थे, 95 मार्क्स मिले थे फिजिक्स विषय में। आंसर नंबर 1 यहाँ पर डाल देंगे। अब आंसर नंबर 1 के अंतर्गत हमारे का, खा, गा, घा इस तरीके से पार्ट होंगे। तो जैसे यहाँ पर हम का पार्ट है तो इसी के नीचे यहाँ पर बढ़िया हाशिए की इधर का पार्ट डाल दिए। अब इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। रफ कार्य करना है आपको सबसे पीछे। जैसे ये आपकी रफ कॉपी है भैया, ये रफ कॉपी है, तो आपको यहाँ पर सबसे पीछे रफ कार्य करना है, यहाँ पर इस वाले पन्ने पर। ठीक, इस वाले पन्ने पर नहीं, इस वाले पेज पर रफ कार्य करना, वो भी पेंसिल से। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा गया कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। निर्वात की वैद्युतशीलता को भैया एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की बात पूछी जा रही है, इसका मात्रक क्या होगा? तो देखिए, मात्रक रटा नहीं जाता है। आपने कूलाम के नियम से पढ़ा है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। ये कूलाम के नियम से पढ़ा है। हमें इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 1/4 पाई, और एफ आ जाएगा गुणे में था, इधर आ जाएगा बटे में Q1 Q2 बटे में R²। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे। देखिए 1/4 पाई नियतांक है, और नियतांक का भैया कोई मात्रक नहीं होता है। ऊपर आवेश, आवेश का गुणनफल है, दो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और जब दोनों का मात्रक कूलाम रख के गुणा करेंगे तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक भैया न्यूटन होता है तो न्यूटन रख दिया, और ये आर दूरी होती है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, R² तो R² कर दिया। इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक मिल गया वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर हम ऐसे बढ़िया लिख देंगे अच्छे तरीके से, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन जैसे दूसरा ऑप्शन सही है तो दूसरा ऑप्शन डालने के बाद बस ऐसे टिक कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, इसी तरीके से खा पार्ट देखते हैं। तो खा पार्ट के लिए फिर एक लाइन छोड़कर खा पार्ट इधर डाल देंगे आराम से। जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ ऐसे ही कॉपी पर लिखिएगा, बहुत ही अच्छी कॉपी आपकी लगेगी, और चाहे देख लेना, इससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर खा पार्ट। ठीक है, तो खा पार्ट में एक आपको फिगर ऐसे बनाया गया है। देखिए, खा पार्ट में आपको एक ऐसे फिगर बनाया गया, ये संधारित्र का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, यहाँ पर आपका ए पॉइंट है, और यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिंदु ए व बी के बीच आप ये बताइए कि तुल्य धारिता क्या होगी। तुल्य धारिता कैसे निकाल पाओगे? देखिए, समांतर क्रम का सूत्र और श्रेणी क्रम का सूत्र धारिता में उल्टा होता है प्रतिरोध का। समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो C=C1 + C2 होता है तुल्य धारिता का, और श्रेणी क्रम का 1/C = 1/C1 + 1/C2। इस तरीके से जितने भी संधारित्र होंगे, तो ये होता है श्रेणी का, ये समांतर का होता है। तो यहाँ पर हमें बिंदु ए व बी के बीच अगर तुल्य धारिता निकालना, चाहे तुल्य धारिता निकालना हो चाहे तुल्य प्रतिरोध, जिन बिंदुओं के बीच निकालना होता है उनको हम बढ़िया पकड़ लेते हैं। अब देखिए, तो ये जो तीनों आएंगे, ये तीनों एक लाइन में आएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड को किस क्रम में ले लेंगे? श्रेणी क्रम में ले लेंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 3, 1/c2 3, 1/c3 3, एक हर ले लेंगे 3, 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/c बराबर 1/1 कैंची गुणा करेंगे तो c बराबर आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। अब हमने क्या किया, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। अब जो ये तीनों मिलके एक, देखिए अब जब इन तीनों का निकाल लिया तो ये तीनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब ये फिगर की जो कंडीशन है कुछ ऐसी हो जाएगी, फिगर की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, और जो ये आपका संधारित्र हो जाएगा, इसकी जो धारिता हो जाएगी वो 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। अब अगर हमें बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है तो देखें तो ये और ये किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम का सूत्र लगा देंगे C = C1 + C2, तो 3 + 1 ये कितना आ जाएगा? 4 माइक्रोफेरेड। तो आप पेपर में देखोगे ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है। तो यहाँ पर बस ऑप्शन नंबर 3 लिख करके आप लिख देना 4 माइक्रोफेरेड और ऐसे टिक कर देना बस। ठीक है, इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आपको लगाने हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन ग पार्ट की ओर। ग पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, और ये प्रश्न थोड़ा तेजी के साथ सॉल्व करना है, बहुत धीरे सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज फिर लॉन्ग क्वेश्चनों में आपको समय नहीं मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कालांतर है। देखिए LCR परिपथ की अगर बात करें, LCR परिपथ की अगर बात करें तो LCR परिपथ में याद रखिएगा, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। प्रतिरोध R जो होता है प्रतिबाधा Z के बराबर होता है, और इसलिए इस स्थिति में जो कालांतर होता है वो आपका कितना होता है? 0 होता है। इसलिए इस स्थिति में जो कालांतर होता है वो आपका 0 होता है, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा Z के यहाँ पर बराबर होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कालांतर कितना होगा? तो आप बताओगे कालांतर जो होगा ग पार्ट, एक लाइन छोड़ के लिखोगे ग पार्ट, कालांतर 0 होता है। ऑप्शन नंबर 4 0 लिख के आपको ऐसे टिक कर देना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख के बता रहा हूँ, कॉपी पर लिखोगे कितना अच्छा लगेगा। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा घ पार्ट होगा। ठीक है, तो घ नंबर क्या कहता है? कहता है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग। भैया पहले फिजिक्स पार्ट 1 यानी जो पहला पार्ट है फिजिक्स विषय का पार्ट 1, उसमें जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं इस चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। ठीक है, जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं इनके गुण क्या होते हैं, और जो यहाँ पर ग्राफ बनता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय रेखाओं के बीच जो लंबवत वाली स्थिति ग्राफ आप उस यहाँ पर एक बनाया गया था, मैंने सिखाया था आपको, ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा 2 प्रश्न। और साथ ही में जो आपकी ये तरंगे हैं इनकी तरंगदार आवृत्ति को एक बार पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है। जैसा लिखा न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, तो ये देखिए पहला ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, दूसरा ऑप्शन है एक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन है गामा किरणें, चौथा ऑप्शन है माइक्रो तरंगे। तो जो न्यूनतम आवृत्ति होती है घ नंबर है वो होती है माइक्रो तरंगों की। चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन डाल के लिख देंगे माइक्रो तरंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे बढ़िया आप टिक कर सकते हो ब्रेकर लगा करके बस। ओके, आगे चलिए बढ़ते हैं। अंगा पार्ट। अंगा पार्ट है कि किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान ए हों। देखिए अगर हम बात करें तो जो प्रिज्म कोण होता है उसको ए से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो प्रिज्म कोण है, ठीक है, प्रिज्म कोण और जो न्यूनतम विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण, ये दोनों आपस में बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण के जो मान है वो दोनों के मान किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो आप ये बताइए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, इसका व्यंजक निकालना सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में इस बार। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है अपवर्तनांक का स्नेल के नियम से साइन आई अपान आर। आई का मान आता है ए प्लस का डेल एम बाई 2 अपान में साइन ए बाई 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए एन बराबर ही हो जाएगा साइन ए का मान ए है, प्रिज्म कोण का मान प्रिज्म कोण है, ए क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है। डेल एम क्या होता है? अल्पतम विचलन कोण, और अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण का मान भी ए है, तो ए रख देंगे, बटे में 2 कर देंगे, फिर ये हो जाएगा ए बाई 2। ओके, नीचे बटे में साइन ए बाई 2 है, तो साइन ए बाई 2। अब ये हो जाएगा एन बराबर साइन
ए 2a हो जाएगा 2a/2 और ये हो जाएगा साइन a/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन a। साइन a का हाफ एंगल का फार्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू में कॉस a/2। ठीक है, अपान में आ जाएंगे, ये हो जाएगा साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपवर्तनांक आ जाएगा 2 कॉस a/2। कितना हो जाएगा? 2 कॉस a/2। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो अंगा पार्ट डालेंगे और सेकंड ऑप्शन में लिखेंगे 2 कॉस a/2 और इसे टिक कर देंगे। इस तरीके से लिखोगे, बताओ कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, कॉपी चेक करने वाले को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और जब उसको दिक्कत नहीं होगी तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आगे चलिए देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगला चा पार्ट, तो चा पार्ट को देख लेते हैं। चा पार्ट में क्या बोला जा रहा है, देखिए चा पार्ट में बोला जा रहा है जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है। किस अपद्रव्य पदार्थ को जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य मिलाया जाता है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एग्जाम देने जाने से पहले जो अर्धचालक चैप्टर है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनना है, 100% आना है। अर्धचालक चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव है, और अगर हम बात करें वहाँ पर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है, और इधर किरचॉफ के नियम, ये सबसे मेन चैप्टर है। ठीक है, किरचॉफ के नियम वाला चैप्टर जो है विद्युत परिपथ और किरचॉफ के नियम, ये 4 चैप्टर आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाइएगा। प्रकाशिकी के डेरिवेशन नहीं छोड़िएगा। यहाँ पर देखिए, और सारे डेरिवेशन मैंने प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी होगी, आप वो क्लासें कर डालिए। बहुत सारी क्लासें मैंने आपको ज़्यादा नहीं दी हैं, हर एक प्रश्न के लिए बहुत ही कम समय मैंने उस पर क्लास प्रोवाइड आपको की है, तो कर डालिए, बहुत ज़्यादा लाभ आपको एग्जाम में मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जो 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य पदार्थ होता है वो मिलाया जाता है, और एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। तो जो एल्यूमिनियम है वो 3 संयोजकता वाला है, और हमें जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाना, मैंने कहा पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। तो जो चा पार्ट का आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम। ठीक है ना, इस तरीके से आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है। बताइए, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा सेक्शन बी। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाएंगे सेक्शन बी। क्या लगाएंगे? सेक्शन बी। आगे ज़्यादा लिखकर तो नहीं बता सकते हैं, ऐसे आप हेडिंग लगा लेना। उसके बाद आपका उत्तर नंबर 2 होगा, तो आप फिर एक लाइन छोड़कर लिखिएगा आंसर नंबर 2। क्या लिखिएगा? आंसर नंबर 2, और का पार्ट आप डाल दीजिएगा। अब का पार्ट में क्या दिया जा रहा है कि अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप सभी लोगों को मैंने निकालना बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि आपको अनंत विस्तार की आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करना है। मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ई बराबर होता है सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? ई बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर जो सिग्मा होता है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, और आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा सिग्मा बराबर क्यू अपान ए से आपने पढ़ा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित जो आवेश, ये देखिए ए क्या क्षेत्रफल, तो प्रति, अगर इसको एक मान लें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की जो मात्रा होती है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है, और आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। तो केवल देखिए 1 नंबर में पूछा गया है, तो 1 नंबर तक पर जवाब देना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जवाब दे डालिए आप। ठीक है ना, चलिए आगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए भाई, इतने का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। इसे यहाँ पर रफ कर देते हैं। और अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि संभारिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संभारिक से आप क्या समझते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार जो होता है वह समान होता है। क्या होता है? परमाणु भार। संभारिक में क्या होता है? जो परमाणु भार होता है वो आपका समान होता है, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, वे तत्व क्या कहलाते हैं?
समभारिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में जैसे लिख लीजिएगा 1He1H3 तथा 2He3। यहाँ पर देखिए तो ये आपका होता है परमाणु भार जो कि दोनों तत्वों में आपका सेम है, और नीचे होता है परमाणु क्रमांक जो कि अलग अलग है, इसलिए ये दोनों तत्व समभारिक कहलाएंगे। और भी एग्जाम्पल आपके समक्ष लिख देते हैं। तथा जैसे लिख दूं मैं 8O17 व 9F17। यहाँ पर देखिए ये दोनों तत्व आपके समभारिक हैं। आप देखिए तो इनका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, जो परमाणु भार है वो आपस में सेम है 17-17। तो ये दोनों तत्व भी क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो ये आपका आंसर नंबर 2 का ख पार्ट था। अब चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी के अंतर्गत दूसरे क्वेश्चन के ग पार्ट की ओर। ग पार्ट में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल क्या होगा। वैसे तो सभी को आना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1 नंबर में आता है तो 1 नंबर कितना आंसर दीजिएगा, लेकिन आपको हम हल करा रहे हैं तो आपको मुझे समझाना तो बनता ही है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा होगा ग पार्ट। अब ग पार्ट में दिया गया है कि देखिए आपको ऐसे फिगर बनाया गया है, यहाँ पर आपकी न्यू आवृत्ति है, ठीक है, और यहाँ पर आपको निरोधी विभव V, इसके बीच आपका कुछ ग्राफ ऐसे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ढाल निकालने के लिए पूछेगी, ये ढाल समझ रहे हो ना, ये ढाल निकालने के लिए पूछेगी। तो आप लोगों ने आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से क्या पढ़ा है, 12mv² 12mv मैक्स स्क्वायर बराबर, देखिए सभी लोगों ने पढ़ा है 12mv मैक्स स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा है, h न्यू माइनस का न्यू नॉट। क्या पढ़ा है, न्यू माइनस का न्यू नॉट। यहाँ पर न्यू नॉट क्या होती है, देहली आवृत्ति। तथा आपने ये भी पढ़ा है कि 12mv मैक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, EV नॉट होती है। इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, तो ये आपका जो जो आपका EV नॉट होगा वो आपका V नहीं न्यू नॉट है, न्यू माइनस का न्यू नॉट के बराबर होगा। आप बताइए ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो आप बताइए ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी कि नहीं बराबर होंगी। जब बराबर दिखाएंगे और यहाँ से हम मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, न्यू नॉट का, तो ये आ जाएगा H/E और गुणा कर लेंगे, अंदर से V हो जाएगा और E फिर इधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा H न्यू नॉट अपान में E। अब यहाँ पर देखिए अगर इस समीकरण की तुलना गणित में एक रेखा का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है, रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c पढ़ा है, तो ये समीकरण बिल्कुल वैसे ही लिख गई। अब y बराबर mx प्लस c में m जो होती है वो भैया आपकी ढाल होती है, क्या होती है, ढाल होती है। यहाँ पर ढाल ही पूछा गया है, तो अगर देखें तुलना करने पर तो m के स्थान पर जो ढाल आ रही है वो h/e आ रही, कितनी आ रही, h/e। तो जो ढाल हो जाएगी, यहाँ पर ढाल ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव के बाद ढाल कितना होगा। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच जो ढाल आ रही है वो आपकी आ रही है h/e, ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। तो आपको 1 नंबर में पूछा गया था, तो आपको बस ऐसे लिख देना चाहिए था कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का जो ढाल होगा वो आपका h/e होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा देते हैं, समय देखिए कम है, इसे रफ कर दे भाई। चलिए भाई इसको पूरा रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, लेकिन इसका जो निगमन है इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो जो भी मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया है वहाँ से आप इस डेरिवेशन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपको हम बता दे रहे हैं कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच जो लगने वाले बल का व्यंजक होता है वो आपका होता है F/L = μ0/2π I1 I2/r,
और मात्रक होता है भैया न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं F/L इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। μ0/2π का मान कितना होता है? 2 × 10⁻⁷, और ये हो जाएगा I1 I2 अपान में R न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पर अगर हम मान लें, देखो अब इसी सूत्र की सहायता से हमें 1 एम्पियर की परिभाषा देना है, तो हम कहेंगे अगर माना I1 इक्वल टू I2 बराबर 1 एम्पियर, और मैं मान लेता हूँ जो आपके दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है R, वो आपकी 1 मीटर में मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो F/L का माना जाएगा वो 2 × 10⁻⁷ के बराबर आएगा। तो हम परिभाषा ऐसे बोलेंगे कि 1 एम्पियर, लिख लीजिएगा, 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालकों के दो समांतर धारावाही चालकों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बल लगाती है, बल आरोपित करती है। यहाँ पर मैंने इस सूत्र में F/L में I1 I2 को 1 एम्पियर मान लिया, R दूरी को 1 मीटर मान लिया, तो F/L का मान 2 × 10⁻⁷ आया। L आपका प्रति मीटर, ये बटे में है ना, इसलिए मैंने प्रति मीटर बोला है। हमने कहा कि 1 एम्पियर, ये जो 1 एम्पियर वह धारा है जो कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ये दो समांतर धारावाही जो चालक तार हैं इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, जो कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है या लगाती है। ठीक, इस तरीके से आपको इस सूत्र की सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा देना है। ये आनी चाहिए सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन अंगा पाठ। अंगा पाठ में ये दिया गया है कि विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। विवर्तन की गड्ढा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, विवर्तन प्राप्त करने के लिए जो रेखा छिद्र की लंबाई होती है वो प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए, क्योंकि जो रेखा छिद्र की चौड़ाई ई होती है वो आपकी, ये सूत्र आया था +/(m)λ/sin θ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ये आपकी रेखा छिद्र की चौड़ाई ई है वो किस पर निर्भर कर रही थी? लैम्डा पर निर्भर कर रही थी। तो इस तरीके से मैंने बोला है कि जो विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की लंबाई होनी चाहिए वो प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। ये आपकी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चा पार्ट में बोला जा रहा है कि आवेश वाहक की जो गतिशीलता है उससे आप क्या समझते हो। आप सभी लोगों को मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि जो गतिशीलता होती है उसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है वीडी। वीडी क्या होता है? अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपान में ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो गतिशीलता होती है जो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता होती है वो एक प्रकार का अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। देखिए, गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर वीडी अपान ई होता है। अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम 1 मान लें और 1 को फिजिक्स की भाषा में हम पढ़ते हैं एकांक, तो यहाँ से जो म्यू आ जाएगा वो वीडी के बराबर आ जाएगा, यानी जो गतिशीलता आ जाएगी वो अपवाह वेग या अनुगमन वेग वीडी के बराबर हो जाएगी। तो आप इसकी परिभाषा बोलोगे कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, सबसे आसान परिभाषा, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता को भैया किससे लिखते हैं? म्यू से। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोल सकते हो, अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 1 माना है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? अपवाह वेग प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगर मात्रक की बात करें, कोई परिभाषा लिखिएगा तो उसकी मात्रक को जरूर लिखिएगा, अदरवाइज फिर नंबर आपके कटने लगते हैं। तो इसका मात्रक भी आपके समक्ष यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं
अपवाह वेग की अगर मात्रक की बात करें तो वी डी बराबर मैंने बताया म्यू बराबर अपवाह वेग को म्यू बराबर वी डी अपान में क्या आता है ई। तो अगर मात्रक की बात करें तो वी डी एक प्रकार का वेग है, वेग किसी भी प्रकार का हो, मात्रक भैया मीटर प्रति सेकंड ये होता है, तो मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। और यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ये मीटर बटे वाला ऊपर चला जाएगा तो मीटर का गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और बटे में आपका हो जाएगा वोल्ट सेकेंड। तो इसका जो मात्रक आ जाएगा आवेश वाहक की गतिशीलता का मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो चा पार्ट है, खंड बा का चा पार्ट, वो आपका सॉल्व होता है। इस तरीके से खंड आ और खंड बा सॉल्व हो गया। अब चलिए इसी क्रम में आपको 2 नंबर वाले सारे प्रश्न अभी के अभी सॉल्व करा देते हैं। सेक्शन सी की ओर चढ़ते हैं। इसको रफ कर दे भाई। चलिए भाई इसको रफ करते हैं, फिर बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चनों के जवाब देने, ठीक है ना। ये सीख कर जाना, जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये एक प्रश्न यहीं पर सीख के जाना। आपको एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा आप लोग। सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं भाई। तो चलिए अब इसी क्रम में बढ़ते हैं हम सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन सी डाल देंगे हम, और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन ले लेंगे। तो सेक्शन सी के अंतर्गत तीसरे का पार्ट पर आ जाएंगे, और इसमें यह बोला गया है कि एक अनंत रेखी आवेश 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका जो दिया जाए सबसे पहले उसे आप नोट कीजिए, फिर उस अकॉर्डिंग आप फार्मूले को ध्यान कीजिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया कि अनंत रेखीय आवेश, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता रेखीय आवेश घनत्व तो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दूरी दी गई है r बराबर हम 2 मीटर लिखेंगे। साथ ही में इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया गया है 4.5 × 10⁻⁴ कितना दिया गया है 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा निकालना है। तो आप सभी लोगों ने अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार की गाड़ी या अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? आपने सूत्र पढ़ा है E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपान में r, ठीक, जहाँ पर लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व, और लैम्डा की परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ी है। लैम्डा बराबर Q अपान L होता है। परिभाषा क्या होती है कि प्रति एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। और रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा कूलाम प्रति क्या होता है? मीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ई का मान दिया गया है 4.5 × 10⁴ रख देंगे। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, वो मैंने रख दिया। और 2 गुणे में 2 गुणे लैम्डा का मान हमें निकालना है, बटे में आ जाएंगे r का मान भैया 2 मीटर है। सारे मान MKS पद्धति में ही होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब 2 का गुणा इधर से होगा 4.5 से तो ये 9 बन जाएगा। 9 × 10⁴ बराबर 9 × 10⁹ और गुणे में 2 लैम्डा। 9 × 10⁹ इधर बटे में जाएगा, या 9 से 9 काट दें 10⁴ और 10⁹ आ जाएगा इधर बटे में, ऊपर जाएगा तो 10 की घात आपका माइनस करना हो जाएगा बराबर 2 लैम्डा, या लैम्डा बराबर 2 भी जाएगा बटे में तो ये 1/2 × 10⁻, आधार सेम है, -9 से 4 जाएगा, -5 बचेगा। 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5 × 10 की घात -5 है, उसको लिख दीजिए। लैम्डा बराबर आ जाएगा, साइंटिफिक वैल्यू रखोगे ना दशमलव के 1 अंक तक, तो ये पॉइंट इधर पीछे खसकाओगे 5.0 × 10 की पावर -6। पॉइंट इधर बढ़ा है तो -1 उसमें घटेगा, -5 -1 -6 हो जाएगा। ये लैम्डा है, 2 मीटर होता है। इस तरीके से आप रेखीय आवेश घनत्व का मान निकाल सकते हो। चलिए आज की क्लास के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दिखाइए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग दैर्ध्य, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा डी, वो फोटान की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, यानी लैम्डा पी के क्या होती है? बराबर होती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोगों ने पढ़ा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा डी बराबर, सभी लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? H/P, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर जो फोटान है उसका हम गतिज द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गतिज द्रव्यमान।
तो जो फोटान का भैया गतिक द्रव्यमान होता है, ध्यान समझ लीजिएगा, गतिक द्रव्यमान। अब गतिक द्रव्यमान को भैया हम एम के से लिख रहे हैं, के का मतलब काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब गतिक। तो एम के बराबर आपका क्या हो जाएगा, एच अपान में सी इंटू में लैम्डा पी। यहाँ पर जो लैम्डा पी है ये तरंग दैर्ध्य फोटान की है, और यहाँ पर जो लैम्डा डी है वो आपकी क्या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, जिसे यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब ये जो आपकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा डी है, आपको ये लैम्डा पी के इक्वल दिखाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको फोटान का संवेग चाहिए, तो आप क्या निकालोगे, इसलिए फोटान का संवेग, सभी को पता है कि संवेग को पी से लिखा जाता है, हमको पी निकालना है। और संवेग बराबर सभी को पता है क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो वेग यहाँ पर प्रकाश का वेग है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान एम के क्या हो जाएगा, फोटान का गतिक द्रव्यमान, और गुणे संवेग कितना हो जाएगा, सी। तो पी बराबर एम के का मान रख देंगे यहाँ से, ठीक है, एम के का मान रख देंगे, तो एच अपान सी इंटू लैम्डा पी, और गुणे में सी से सी कैंसिल हो जाएगा, पी बराबर आ जाएगा एच अपान में लैम्डा पी। इसको समीकरण 2 मान लेंगे भैया हम। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो समीकरण 2 में हमें पी का मान मिल गया, इस पी का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से पी का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर लैम्डा पी बराबर कितना हो जाएगा, एच अपान में पी था, पी का मान है आपका एच अपान में लैम्डा कितना यहाँ पर पी, यहाँ पर लैम्डा पी नहीं था, लैम्डा डी था। ठीक है, और इस लैम्डा डी को ही हमें लैम्डा पी के इक्वल दिखाना है। तो देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा पी ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा डी इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा पी। और प्रश्न में यही चीज़ सिद्ध करने के लिए बोला था कि दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा डी है वो फोटान की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा पी के इक्वल है। ठीक, तो ये चीज़ आपको दिखाना था जो कि आपने दिखा दिया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, छोटा सा है, 2 नंबर में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही में अगला क्वेश्चन है भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसको भी आपको हम लिखकर समझा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो भैया जल्दी से आप ले लीजिए। चलिए इसे रफ कर देते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन ग और घ में ये आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव और प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। इसकी परिभाषा मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने व्यक्त की हुई है। अगर आप इसे एक बार ध्यान से देखते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। देखिए, आयनन विभव की बात करें तो वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर सके। ठीक है, आप बोलोगे वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे कोई इलेक्ट्रॉन जाए वो परमाणु से टकराए और टकराकर उसे क्या कर दे, आयनित कर दे, तो ऐसे विभव को हम आयनन विभव कहते हैं। और हाइड्रोजन के लिए जो आयनन विभव होता है वो 13.6 वोल्ट होता है। ये कई बार आपके जो है बहुविकल्पी में प्रश्न आया है कि हाइड्रोजन के लिए आयनन विभव कितना होता है, याद रखिएगा 13.6 वोल्ट होता है। उसके बाद उत्तेजन, प्रथम उत्तेजन विभव की बात करें तो इसमें बिल्कुल उसी लैंग्वेज पर मैंने इसीलिए लिख दिया है कि वह न्यूनतम त्वरक विभव, क्या बोलोगे, वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है। यहाँ पर क्या बोला गया था कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर सके, और यहाँ पर क्या बोला गया कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है, वहाँ पर आयनित कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तेजन विभव कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अब याद हो गया होगा यहीं पर। फिर अगला जो क्वेश्चन है इसमें यह बोला गया है कि भंवर धाराएं क्या होती हैं। तो देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है कि यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए, यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कर देते हैं तो प्लेट से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, भंवर धाराएं बोलते हैं। सबसे आसान परिभाषा कि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, रखकर गतिशील कर दिया जाए, तो प्लेट में जो संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को हम बोलते हैं भंवर धाराएं। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भंवर धाराओं के उपयोग लिखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो इतने लिखने से आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके नीचे 1-2 उपयोग भी आपको लिखना होगा। जैसे मैंने लिखा है कि भंवर धाराओं से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उससे हम धातु को पिघलाया जाता है। ठीक है, भंवर धाराओं से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उससे क्या किया जाता है, धातु को पिघलाया जाता है। साथ ही में जो प्रबल
भंवर धाराएं होती हैं, इन प्रबल भंवर धाराओं के माध्यम से ट्रेन की पहिए की गति को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से आप ये भंवर धाराओं के बारे में 2 बातें लिख सकते हो। यहाँ पर भंवर धाराओं की परिभाषा तो बहुत आसान थी कि मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर क्या कर देते हैं, गतिशील कर देते हैं। तो जो संबंध चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है, उसी को भंवर धारा कहते हैं। और भंवर धाराओं से उत्पन्न ऊष्मा को हम धातु उष्मा से क्या करते हैं, धातु को पिघला सकते हैं। और प्रबल भंवर धाराओं से ट्रेन की पहिए की गति को रोका जा सकता है। तो ये आपका भैया सेक्शन सी था। अब इस पेपर का जो सेक्शन सी है वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। बात करें यहाँ पर सेक्शन डी की, देखिए सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये जो भी मैंने अभी तक नहीं सॉल्व कराया वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। बाकी मैक्सिमम केसेस में इनका जो सोल्यूशन है वो आप सभी लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दी जा रही है उसमें मिल जाएगा। जैसे व्हीटस्टाइन सेतु का परिपथ आरेख बनाए, संतुलन की शर्त लिखी है, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी मैंने बताया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसे आगे सॉल्व करा दूंगा। कल ही सुबह आपको क्लास मिल जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ठीक। लेकिन कई सारे इसमें डेरिवेशन मैंने करा रखे हैं तो वो आप कर डालिए, बाकी जो नहीं कराए वो आपको कल सुबह की क्लास में करा देंगे, ठीक है ना। तो तैयारी आप करना अपना एकदम शुरू कर दीजिए, बस आपके पास 1 दिन का समय बचा है। जो भी क्लासें दे रहा हूँ इनको आप करते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।